Hello students, welcome to Dakshina E Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में FSC2 इस पेपर का डिस्कशन हम कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. नाइट्रिक ऑक्साइड is formed in the combustion of fuel. An internal combustion engine produces 600 ppm, which is 600 milligram per liter of nitric oxide NO. 100 liter of the air containing produced NO was oxidized to NO2. Now NO2 formed was dissolved in 10 liter of water. What is the pH of resulting solution? तो फाइनली जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन अपने पास है इसका pH कैलकुलेट करना है. ये प्रोसेस एक बार मैं बता देता हूँ सारी. इंटरनल कंबशन इंजन है तो यहाँ पे फ्यूल को अगर आप कंबस्ट करोगे तो इससे एग्जॉस्ट निकलेगा और ये एग्जॉस्ट अपने पास कितना निकल रहा है 100 लीटर. 100 लीटर एग्जॉस्ट में जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको दे रखी है 600 ppm और 100 लीटर में नाइट्रिक ऑक्साइड अपने पास कितना होगा ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आप पता कर सकते हो. बाकी इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मीनिंग क्या है ये आपको ऑलरेडी पता भी है और इसने भी बता रखा है. 600 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन 1 लीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर एयर. तो 1 लीटर में अगर 600 मिलीग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है तो टोटल अपने पास एग्जॉस्ट कितना है 100 लीटर का. तो 600 मिलीग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 इन 100 लीटर एयर और एग्जॉस्ट. इतना नाइट्रिक ऑक्साइड अपने पास है. कितना हो गया बेटा ये 60,000 हो गया. मिलीग्राम कितना होता है 10⁻³ ग्राम होता है. तो 60 ग्राम NO इज प्रेजेंट इन 100 लीटर एग्जॉस्ट और ये एग्जॉस्ट कहाँ से निकल रहा है इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल को बर्न करने से. अब इस NO को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो NO2 में. तो NO का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन आपको ऐड करना पड़ेगा लेकिन नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पे कांस्टेंट होंगे. जितने नाइट्रोजन एटम NO में प्रेजेंट है उतना ही नाइट्रोजन एटम NO2 में प्रेजेंट होंगे तभी ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा. ऑक्सीजन आप एक्सेस में ले सकते हो जितना भी रिक्वायरमेंट है लेकिन NO अपने पास लिमिटिंग अमाउंट में होगा. तो इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है. जितना NO अपने पास है उतना ही NO2 प्रोड्यूस हो सकता है. NO कितना हो गया 60 ग्राम. 14 + 16 30 ग्राम. 2 मोल है बेटा. तो 2 मोल NO है तो इससे क्या प्रोड्यूस हो सकता है 2 मोल NO2. अब क्या करना है NO2 को 10 लीटर वाटर में डिसॉल्व करना है जिससे कि एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा और इस एसिडिक सॉल्यूशन की pH आपको बतानी है. चेक कर लेते हैं. NO2 + वाटर. तो यहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर 4 में है. ये ऑक्सीडाइज भी होता है रिड्यूस भी होता है. क्या बनेगा HNO3 + NO दोनों बनता है. बाकी बैलेंस आप कर लो 3 2 1. बाकी और कितना है ठीक है ये बैलेंस हो गया. बैलेंस होने के बाद आपको साफ साफ पता चल रहा है कि NO2 के कितने मोल से नाइट्रिक एसिड के कितने मोल यहाँ पे बन सकते हैं. और जो नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 10 लीटर वाटर में नाइट्रिक एसिड से आपको क्या मिलेगा H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन और H+ आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आप कैलकुलेट कर लो उसी से pH आएगा. इसके 3 मोल से इसका 2 मोल प्रोड्यूस होता है तो HNO3 के अपने पास कितने मोल प्रोड्यूस होंगे NO2 के 2 मोल से 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 4/3 मोल. तो H+ अपने पास कितना होगा कंप्लीटली डिसोशिएट होता है वाटर में. एक ही H+ ये दे सकता है तो 4/3 मोल ऑफ H+ विल बी प्रेजेंट. H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 4/3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर विच इज व्हाट 10 लीटर. तो यहां से आ गया 4/3 × 10⁻⁻1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन H+ की फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन में. तो pH कैलकुलेट कर सकते हैं. pH कितना होगा -log ऑफ H+. तो कितना हो गया -log ऑफ 4/3 × 10⁻⁻1. ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 का जो log लेंगे -1 आगे तो +1 हो जाएगा. मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा और -log 4/3. 1 - log 4/3 तो 1 - log 4 हो गया ये -log 3. 1 - log 4. log 4 को क्या लिख सकते हैं 2⁻². तो क्या लिख सकते हैं 2 log 2 माइनस प्लस log 3. log 2 का वैल्यू आपको दे रखा है log 3 का वैल्यू दे रखा है. एग्जैक्टली वही वैल्यू यूज करनी है तभी आपका जो इंटीजर वैल्यू है वो करेक्ट आ पाएगा. फाइनली इंटीजर वैल्यू ही आपका आंसर है. इंटीजर वैल्यू मतलब बेसिकली कोई न्यूमेरिकल नंबर आपको आंसर देना है और ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है अपने पास. 1 - log 2 का वैल्यू है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 0.6 हो गया ये और प्लस log 3 का वैल्यू दे रखा है 0.8. log 3 का वैल्यू है 0.48.
तो ये कितना हो गया, 0.4 हो गया बेटा, 0.88। ये अपने पास करेक्ट आंसर है और डबल डेसिमल तक ये आंसर आपको रिपोर्ट करना है। log 2 और log 3 का वैल्यू वही यूज़ करना है जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तभी ये करेक्ट आंसर आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट आपने यूज़ किया और कुछ आयनिक कॉन्सेप्ट भी आपने यूज़ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, अ मेटेलिक क्रिस्टल और अ मेटल क्रिस्टलाइजेस एज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ईच एटम इज 258.36 डिवाइडेड बाय √2 pm. व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल एटम इन पिकोमीटर? नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, इससे आपको क्या पता करना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो अपने कांस्टेंट पार्टिकल मतलब कि हार्ड स्फीयर्स प्रेजेंट है, इन हार्ड स्फीयर्स का क्या रेडियस हो सकता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, केवल कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और सारे कॉर्नर के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। नियरेस्ट डिस्टेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर से सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ए। फेस डायगोनल की जो डिस्टेंस है वो क्या नजर आ रही है, √2a। और बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस है वो क्या नजर आ रही है आपको, √3a। तो सबसे छोटा डिस्टेंस अपने पास कौन सा हो गया, ए। कॉर्नर पे जो दोनों एटम्स प्लेस्ड हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनका सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वही इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बेसिकली किसके इक्वल होगा, एच लेंथ ए के इक्वल होगा। तो ये तो अपने पास नियरेस्ट हो गया। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा आएगा, इससे थोड़ा सा ग्रेटर डिस्टेंस, √2a। तो √2a की वैल्यू आपको दे रखी है 258.36 √2 पिकोमीटर। तो a अपने पास कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये। ए आ गया अपने पास एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपको ये पता करना है कि कॉर्नर पे जो एटम्स प्लेस्ड है इनका रेडियस क्या हो सकता है। तो रेडियस और एज लेंथ ए में क्या रिलेशनशिप होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। एक एच क्या लूंगा आप देखो, तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे एटम्स प्लेस्ड हैं और कॉर्नर पे जो एटम्स प्लेस्ड हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। रेडियस आर और ये टोटल अपने पास कितना है, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2 विच इज 258.36 डिवाइडेड बाई 2 पिकोमीटर। फाइनली कैलकुलेट कर लो, ये आंसर अपने पास आएगा एग्जैक्ट 64.59। तो सेकंड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप। फाइंड आउट नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर्स विच आर इनकरेक्ट अगेंस्ट मेंशन्ड प्रॉपर्टीज। टोटल 10 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और इनमें हर किसी में एक प्रॉपर्टी दे रखी है और प्रॉपर्टी के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दे रखा है। आइडेंटिफाई करना है कि कितने ऑर्डर यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। फर्स्ट ऑर्डर है अपने पास, ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन एट लो टेम्परेचर। तो बिल्कुल गलत है, पैरा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है। एक स्टेटमेंट तो अपने पास गलत आ गया। अगला देखो आप, इथेनॉल का जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है ग्लिसरॉल से, तो ये भी गलत हो गया। इथेनॉल किसको बोलते हैं, CH3CH2OH। विस्कोसिटी ज्यादा कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास में होंगे। तो ये तो अपने पास इथेनॉल का कंटेनर हो गया। ग्लिसरॉल क्या होता है, इस तरीके से इसके सेकंड मॉलिक्यूल इसके साइड में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होंगे। तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है और जितना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट हो सकता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा चिपके हुए रहेंगे, विस्कोसिटी ज़्यादा आएगी। तो इथेनॉल का विस्कोसिटी कम होगा, ग्लिसरॉल का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। और वैसे प्रैक्टिकली भी ये पता होता है, इथेनॉल ऑलमोस्ट वाटर के जैसा ही है और ग्लिसरॉल ग्लिसरीन जो आती है वो ज़्यादा विस्कस होती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ गया, थर्ड स्टेटमेंट आप देखो, D2 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम का। D2 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम का, तो ये भी गलत है। D2 इस तरीके से ओवल शेप में होगा, हीलियम अपने पास स्फेरिकल शेप में है। मॉलिकुलर वेट ऑलमोस्ट कंपैरेबल है।
हमेशा जब भी अपने पास कोवलेंट मॉलिक्यूल आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किस तरीके से देखते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहीं पे बेसिकली मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए रहेंगे और इनको दूर भेजने के लिए उतना ही टेम्परेचर आपको देना पड़ सकता है, तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। हीलियम में ना तो हीलियम और हीलियम के मॉलिक्यूल्स में ना तो एच बॉन्डिंग लग सकता है ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, केवल लंडन डिस्पर्शन फोर्स ही प्रेजेंट हो सकता है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल है और ये डबल एटम का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ सिंगल एटम है, ये ओवल शेप होगा, थोड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो यहाँ प्रेजेंट है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो D2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हीलियम के कंपैरिजन में ज़्यादा ही है। HF का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो H2O के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये भी गलत है बेटा। HF में और HF में मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना हो या बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना हो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल में, आंसर एक ही तरीके से आएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ पे। तो HF और HF में क्या प्रेजेंट होगा, H बॉन्डिंग, H2 और H2O में क्या प्रेजेंट होगा, H बॉन्डिंग। HF में जो H बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आपको लग रहा है कि HF में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग और रिलेटिवली वीकर H बॉन्डिंग। तो आपको क्या लग रहा है कि HF जो अपने पास लिक्विड है, इस लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन पहली बात तो वाटर से कम आता है, क्यों आता है उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देख लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब HF मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम प्रेजेंट है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इधर वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने से पहले एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना पड़ता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ज़्यादा है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखना होगा कि कोई भी अपने पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो साइड वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ कितना H बॉन्ड बना सकते हैं। सिमिलरली HF मॉलिक्यूल साइड वाले HF मॉलिक्यूल के साथ कितना HF बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में मैक्सिमम अप टू 4 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं और यहाँ पे अप टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सब आपने बना रखा है केमिकल बॉन्डिंग में। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा कहाँ होगा, वाटर में, इसीलिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। H3BO3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है BF3 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है ये। H3BO3 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या प्रेजेंट होगा, H बॉन्डिंग, और BF3 के जो मॉलिक्यूल हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या प्रेजेंट होगा, डाइपोल मोमेंट 0 है, डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब लंडन डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों ज़्यादा ही होगा। NH3 और SbH3, बॉइलिंग पॉइंट SbH3 का ज़्यादा दे रखा है, ये भी करेक्ट है। हाइड्राइड अपने पास PH3 हो गया, AsSb और Bi। डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन इसमें आप ये देखो कि अमोनिया और अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन दोनों में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन H बॉन्डिंग होगा, और H बॉन्डिंग होने की वजह से अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन ज़्यादा होने के बाद ऐसा नहीं है कि BiH3 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। BiH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा ही है, और NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा ज़्यादा होगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे आती है, मिडिल में, यहाँ। ये सब याद करके रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आता है वो BiH3 का आता है, उसके बाद SbH3 का आता है, उसके बाद अपने पास किसका आ जाता है, NH3 का आता है, फिर AsH3 का आता है और सबसे कम PH3 का आता है। तो SbH3 का फिलहाल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो NH3 से ज़्यादा है, तो ये करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको नहीं लेना है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ बाकी। H2O2 में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो H2O के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बिल्कुल गलत है ये। H2O और D2O में D2O का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो D2O में जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होगा।
तो ये स्टेटमेंट भी सही है, एक स्टेटमेंट अभी गलत आया था। फाइनली दो स्टेटमेंट और आप देख लो। HF2 माइनस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो कम है और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। HF2 माइनस बेसिकली क्या है, HF प्लस F माइनस, HF प्लस F माइनस। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और HF और HF में यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा। साफ लग रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फर्स्ट केस में ज़्यादा हो सकती है, इन्होंने उल्टा दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और फाइनली बॉन्ड एनर्जी OH और OD, तो जहाँ पर हैवियर आइसोटोप होता है वहाँ पर बेसिकली बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो OD का जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होना चाहिए, इन्होंने OH का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा दे रखा है, ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट गलत हैं और रेस्ट 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो जो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एक्सचेंज्ड by deuterium atom when following compound is kept in OD minus D2O solution for a very long time। तो ये टोटोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्बोनिल कंपाउंड को अगर बेसिक मीडियम में D2O के सॉल्यूशन में आप रखोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड के जितने भी अल्फा H है जो कि एसिडिक H होते हैं वो अल्फा H रिप्लेस होने के बाद कौन आ जाएगा, सॉल्वेंट से ड्यूटीरियम प्लस वहां पे अटैच होता है। जैसे मान लो कि ये है, वापस से कंप्लीट मैकेनिज्म बताना नहीं है। OD माइनस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को हटा लेगा और एसिडिक प्रोटॉन अपने पास कहाँ होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा कार्बन पे। आप चाहो तो आप इसका इस तरीके से आगे रिएक्शन प्रोसीड करके इनॉल फॉर्म बना लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इनॉल फॉर्म बनाने के लिए आपसे बोला नहीं है और वैसे भी आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है कार्बोनिल फॉर्म, कार्बोनिल कंपाउंड में ये एल्डिहाइड और कौन सा फॉर्म है, C डबल बॉन्ड, और जहाँ प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म से आप इनॉल फॉर्म बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि इस रिएक्शन मिक्सचर में इनॉल फॉर्म कितना परसेंट प्रेजेंट होगा, 1%, और बाकी 99% कीटो प्रेजेंट होगा, बिकॉज कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। तो ये सब आपसे नहीं पूछा है, केवल इतना पूछा है कि OD माइनस D2 के सॉल्यूशन में बहुत लॉन्ग टाइम तक रखेंगे तो इसमें से कितना है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटीरियम एटम अटैच हो जाएगा। तो एक तो आपको पता ही है कि जितना भी एसिडिक प्रोटॉन होता है बेसिक मीडियम उनको रिमूव करेगा तो यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा। वापस से क्या करो, D2 अपने पास, D2 में एसिडिक प्रोटॉन D प्लस को ये निकाल लेगा तो CH2D। इस तरीके से आपने क्या देखा कि 1 अल्फा H इज रिप्लेस्ड बाय 1 अल्फा D एटम। सिमिलरली वापस से बेसिक मीडियम यहाँ से ड्यूटीरियम प्लस को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है या H प्लस को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और लॉन्ग टाइम में क्या होगा कि H प्लस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वापस से कार्बोनाइन बनेगा। ये कार्बोनाइन D2O में से एसिडिक प्रोटॉन D प्लस को निकालेगा तो वापस से सेकंड हाइड्रोजन एटम ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो सकते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम when a carbonyl compound is kept in OD minus D2O solution for a very very long time। अल्फा हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और कंसेप्ट है और वो बेसिकली यहाँ पे यूज आएगा जब आपके पास एक से ज्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बोनिल कंपाउंड में। तो यहाँ से अगर अल्फा हाइड्रोजन में रिमूव करता हूँ तो कार्बोनाइन नेगेटिव गैप पाई, कार्बोनाइन यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब इस sp3 कार्बन पे अटैच्ड हाइड्रोजन एटम एसिडिक है तो उनको क्या बोलेंगे, अल्फा H। तो 3 अल्फा H विल बी रिप्लेस्ड बाय 3 ड्यूटीरियम एटम। इतना तो ठीक है, लेकिन इसमें देखना आप, इसका आंसर 3 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 4D एटम्स will replace 4 hydrogen atoms from this particular carbonyl compound। अब ये 4th एटम अपने पास कैसे रिमूव होता है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले अल्फा H को रिमूव करेगा तो इनोलेट आयन बना देगा। अब ये इनोलेट आयन का जो कार्बोनाइन है बेसिकली D2O से D प्लस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे ड्यूटीरियम एटम अटैच हो सकते हैं। टोटल 3 टाइम यहाँ पे ड्यूटीरियम एटम अटैच हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखो कि ये इनोलेट आयन जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस करके इस कार्बन पे जा सकता है, ठीक है। अब यहां से ये जो इनोलेट आयन वापस से बन गया, जो कार्बोनाइन अपने पास बन गया, ये D2O में से
डी प्लस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कार्बोनाइन बहुत ही अच्छा बेस होता है। अब ये पता नहीं आपने कोई इंटरमीडिएट बना दिया, लेकिन फाइनली मुझे पता है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये जो कंपाउंड है 99% कीटो फॉर्म में ही रहने वाला है। मैं वापस से कीटो फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा कि अब अपने पास ये sp3 कार्बन हो गया, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन आप बोल सकते हो। तो OD माइनस D2 ये यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। ये चाहे तो ड्यूटेरियम को रिमूव कर सकता है, चाहे तो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकता है। हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा तो वापस से कार्बोनाइन आएगा, फिर ये कार्बोनाइन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। वापस से इस कार्बोनाइन पे आप ड्यूटेरियम एटम अटैच कर दो, तो आपको और क्या लगा कि जिस कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करता है, अगर उस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है तो इस हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस करके ड्यूटेरियम आ सकता है। ये अपने पास एक सेकंड ऑब्जर्वेशन आता है। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन को आप यूज करो और फाइंड आउट करो कि गिवन कार्बोनिल कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम एटम आ सकते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ही सिंपल आपको दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कि एक तो ये sp3 कार्बन और ये एक sp3 कार्बन, यहां से अटैच्ड हाइड्रोजन को आप अल्फा H बोल सकते हो। अल्फा H का मतलब हो गया एसिडिक H, और एसिडिक H है तो यहाँ से जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है वो C डबल बॉन्ड होके -M से स्टेबलाइज होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तभी यहाँ से निकलने वाले हाइड्रोजन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अच्छी होगी। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन तो अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट है। कार्बोनाइन बनेगा तो नेगेटिव गैप पाई कार्बोनाइन, दैट मीन्स conjugate base is stable, therefore this particular hydrogen is alpha hydrogen। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अपने पास है और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन तो ये हो गए। एक ये भी तो है, यहाँ से भी 2 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। पाई गैप और ये अगला sp3 कार्बन, और जो इस तरीके से कॉन्जुगेशन के बाद नेक्स्ट sp3 कार्बन आता है, उस sp3 कार्बन पे अटैच्ड हाइड्रोजन एटम एसिडिक होते ही हैं। तो टोटल अपने पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। और इन 7 अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके 7 ड्यूटेरियम एटम लगा सकते हैं, लेकिन इनका आंसर 7 नहीं है, इसका आंसर कितना होगा? 8 होगा। कैसे? जब ये कार्बोनाइन बनेगा बेटा, इनोलेट आयन जब बनेगा तो ये इनोलेट आयन इस तरीके से कहाँ पे जाएगा? इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। इनोलेट आयन बनेगा तो D2O में से ये क्या रिप्लेस कर सकता है? D को भी खा सकता है। फिर अगली बार वापस से OD माइनस यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और कौन सा एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया जा सकता है? हाइड्रोजन एटम को। तो फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इस पर्टिकुलर कार्बन एटम पे जो अटैच्ड हाइड्रोजन एटम है ये भी ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो टोटल 8 ड्यूटेरियम एटम विल बी प्रेजेंट इन फाइनल कीटो फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। 2H2O2 aqueous that is equal to 2H2O liquid plus O2 gas. If the volume of O2 gas liberated at STP is 25 ml in the first 20 minutes from the start of decomposition, इसका मतलब कि पहले 20 मिनट जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है तो जो ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है एसटीपी पे उसका वॉल्यूम कितना आता है? 25 ml। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इन ml कलेक्टेड इन टाइम T इज विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन T हाफ। मतलब कि हाफ टाइम से या हाफ लाइफ से बहुत ही ज्यादा टाइम में फाइनली कितना ऑक्सीजन गैस आप एसटीपी पे कलेक्ट कर सकते हो, उस ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हाफ लाइफ से बहुत ज्यादा टाइम, मतलब कि T इनफाइनाइट की बात कर रही है। aqueous 2H2O liquid plus O2 गैस। ध्यान से देखना, पहले 20 मिनट में जब ये डिकम्पोज होता है तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज 25 ml इन 20 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और इसका T हाफ आपको दे रखा है 10 मिनट। तो T हाफ अगर 10 मिनट है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का K रेट कांस्टेंट K कितना आता है? log 2 डिवाइडेड बाई T हाफ। तो कितना हो जाएगा? log 2 डिवाइडेड बाई 10 पर मिनट। ये इंफॉर्मेशन अपने पास ऑलरेडी है,
आपको क्या निकालना है, टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना रिलीज हो सकता है। ठीक है, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि टाइम टी इक्वल टू 0, टाइम टी इक्वल टू टी और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करें। टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए होगी, ए नॉट अज्यूम कर लेता हूँ, ये नहीं होगी। ए नॉट में से लेट अस से कि एक्स मोल या एक्स कॉन्सेंट्रेशन इसका डिसोशिएट हुआ, तो ये कितना बनेगा बेटा, एक्स ही बनेगा, और ये कितना बनेगा, x/2 बनेगा। और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ए नॉट से कितना बनेगा, ये ए नॉट बनेगा, 2 और 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसका जस्ट हाफ बनेगा, तो ए नॉट डिसोशिएट होने के बाद ये कितना बनेगा, A0/2। गैस अपने पास केवल ऑक्सीजन गैस ही है, और ऑक्सीजन गैस की वजह से ही अपने पास वॉल्यूम दे रखा है। तो एट टाइम टी इक्वल टू टी पे कितना वॉल्यूम है, 25 ml, और एट टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना वॉल्यूम है वो आपको निकालना है, V इनफाइनाइट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे आपको क्या पता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जितना भी अपने पास ऑक्सीजन गैस का मोल बन रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के। तो A0/2 V इनफाइनाइट के प्रोपोर्शनल है, x/2 25 ml के प्रोपोर्शनल है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, ln A0 डिवाइडेड बाय A0 माइनस x विच इज इक्वल टू KT। ऑलरेडी मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखोगे उसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो यही फॉर्मूला बनना है, A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A0 माइनस x टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों पुट कर दो, टाइम टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो रेट कांस्टेंट के आ जाता है, या रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पुट कर दो तो टाइम अपने पास आ जाता है। A0, चलो बताओ A0 किसके प्रोपोर्शनल है, 2 इंटू वी इंफिनिटी के, और A0 माइनस एक्स, A0 माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2 इंटू वी इंफिनिटी माइनस 50 विच इज इक्वल टू K ln 2/10 पर मिनट इंटू टाइम कितना है, 20 मिनट के बाद, सॉरी 20 मिनट की बात है, 20 मिनट पे अपने पास ये इतना डिसोशिएट होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में O2 का जो वॉल्यूम है वो आपको 25 ml दे रखा था, और उसी के लिए मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे अपने पास V इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 2 ln 2 कितना हो जाएगा, ln 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, ln 4 हो गया, एंड ln दिस इज इक्वल टू ln 4, तो 2 इंटू वी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 वी इन्फिनिटी माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 4, ये 25 हो गया, वी इन्फिनिटी बाई 4 दैट इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी माइनस 25, तो 1/4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू वी इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा 25, 100/3, तो इनफाइनाइट टाइम पे अपने पास कितना वॉल्यूम आ जाएगा, 100/3 विच इज 33.33 ml। तो ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो रहा है। वैसे ये देखा जाए तो केमिकल काइनेटिक्स का वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। ये अपने पास कौन से टॉपिक में आता है, मेथड्स टू ऑब्जर्व प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, और यहाँ पे इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को आप कैसे मॉनिटर कर रहे हो। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपके पास मिल रहा है ये गैशियस प्रोडक्ट है, और इस गैशियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया है एसटीपी पे। डिफरेंट टाइम पे आपने ये वॉल्यूम देखा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे तो कोई वॉल्यूम हो ही नहीं सकता गैस का, क्योंकि गैस अभी आपने प्रोड्यूस किया ही नहीं है। टाइम t इक्वल टू टी पे 25 ml इसका वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ था, और टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे v इन्फिनिटी इसका वॉल्यूम प्रोड्यूस हो सकता है। अब v इन्फिनिटी और vt आपको दिया जाता है, vt अपने पास 25 ml है और v इन्फिनिटी है, यही आपका ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन जो आपको दिया गया उससे आपने लॉजिकली ये पता करने की कोशिश करी कि जो रिएक्टेंट है अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये, कि जो रिएक्टेंट है अपना उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 कितना है और टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन A0 माइनस एक्स कितना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में यूज किया, फिर फाइनली अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, C6H12X और इसका ओजोनोलिसिस करना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो इससे क्या बन रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं Y और Z। Y and Z both shows disproportionation with concentrated NaOH, then X will be X और Z रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो उसके बाद प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड में
एल्डोल रिएक्शन भी होता है और कैनिजारो रिएक्शन भी होता है बेसिक मीडियम में। कैनिजारो रिएक्शन जब होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन में भी चला जाता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल में भी चला जाता है। तो आपको बता रखा है कि कैनिजारो रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि y एंड z बोथ शोज डिस्प्रपोर्शनेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। इसका मतलब है कि y और z दोनों में कैनिजारो रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में, एल्डोल नहीं होगा। एल्डोल नहीं होगा इसका मतलब कि जो कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा H प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि C6H12 विच इज व्हाट H12 ही है, विच इज व्हाट X, ये क्या हो सकता है। तो पहला आप देखो, पहले में आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यही बनेगा। और इसमें भी अल्फा H प्रेजेंट है, इसमें भी अल्फा H प्रेजेंट है, तो एल्डोल हो जाएगा बेसिक मीडियम में। और आपको एल्डोल नहीं करवाना है, कैनिजारो करवाना है। अगला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो वैसे ही गलत है, 7 कार्बन एटम है। तो यहाँ से ये अपने पास एक प्रोडक्ट मिलेगा और इधर ये अपने पास एक प्रोडक्ट मिलेगा। वैसे भी इसमें अल्फा H है तो एल्डोल हो जाएगा, जबकि आपको ऐसा बोला गया है कि बोथ प्रोडक्ट Y एंड Z, ओजोनोलिसिस के बाद जो Y और Z प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कैनिजारो रिएक्शन होना चाहिए, ताकि कैनिजारो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्रपोर्शनेशन के आपको मिलते हैं। अगला क्या हो गया, 3 कार्बन 1 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एकदम सही बना है और यही आपको दे रखा है। इसमें अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, तो ये Y और Z हो सकता है। तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर X आया है, तो X अपने पास C6H12, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ये C6H12 है, जिसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे और ये कार्बोनिल कंपाउंड कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन देंगे, एल्डोल रिएक्शन नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द ओनली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इज, टोटल 4 स्टेटमेंट है, थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा और आइडियल गैस है, तो इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, NCV/dt। dt का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इन एन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ वाटर वॉल गैस, एडियाबैटिक है, फ्री एक्सपेंशन है और वाटर वॉल मतलब रियल गैस है, तो रियल गैस के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू NCV/dt। ये फॉर्मूला मत लगा देना, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, आइडियल गैस के लिए। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड, ये देख लेते हैं। एडियाबैटिक है तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो गया, Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब ऐसे बोलोगे सर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स रियल गैस के लिए वैलिड नहीं होता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पूरी दुनिया के लिए वैलिड है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत ही बेसिक लॉ है, वो हर जगह वैलिड होगा। लेकिन ये जो डेल्टा U का फॉर्मूला आप डिराइव करते हो ना, ये कोई लॉ नहीं है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला केवल किसके लिए वैलिड होता है, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं होता, आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है। अब इन्होंने क्या बोला कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, फ्री एक्सपेंशन है, रियल गैस है, तो इंटरनल एनर्जी अपना कांस्टेंट रहता है। चेक करता हूं मैं, एडियाबैटिक Q इज इक्वल टू 0, फ्री एक्सपेंशन माइनस P एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू 0। किसी प्रेशर के अगेंस्ट आपको वर्क करना ही नहीं है, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर डेल्टा U की वैल्यू 0 है मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखो, इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस, चलो अच्छी बात है। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स सेम, Ti इज इक्वल टू T फाइनल। चेक कर लो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एडियाबैटिक में Q 0 होता है, फ्री एक्सपेंशन में वर्क 0 होता है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। और डेल्टा U का वैल्यू कितना होता है, NCV/dt, T फाइनल माइनस T इनिशियल।
ये जीरो है मतलब टी फाइनल और टी इनिशियल दोनों की वैल्यू इक्वल है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए, क्योंकि आइडियल गैस आपको दे रखा है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट होगा और यही आपका फाइनल आंसर है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। 3 स्टेटमेंट अभी तक जो देखे वो सारे के सारे करेक्ट हैं। फोर्थ स्टेटमेंट आप देखो, इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ वंडर वॉल गैस इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल रिमेन सेम। चेक कर लेता हूँ। डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक है तो क्यू जीरो है, वर्क डन जीरो होगा क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। और डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ये मत लगा देना क्योंकि आपको कौन सी गैस दे रखी है, वंडरबल गैस, रियल गैस। तो रियल गैस के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर के बारे में कोई भी रिलेशनशिप आप बता नहीं सकते कि फाइनल टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा या सेम होगा, कुछ भी नहीं बता सकते। केवल ये बता सकता है कि इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा और इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। Which reagent cannot be used to distinguish tertiary butyl alcohol and isopropyl alcohol? टोटल 4 रिएजेंट गिवन है। आइडेंटिफाई करो कि कौन सा रिएजेंट है जो कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकता है, कौन सा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। KMnO4 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो बेटा KMnO4 तो डिस्टिंग्विश कर देगा क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको तो ऑक्सीडाइज करवा देगा 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल को कोई ऑक्सीडाइज करवा ही नहीं पाता है। तो यहाँ रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, यहाँ रिएक्शन ऑब्जर्व होगा। HCl प्लस ZnCl2 ये लूकस रिएजेंट है। लूकस रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता ही है। क्या रिएक्शन होती है, अल्कोहल है और एसिडिक मीडियम है, तो OH जो पुअर लिविंग ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुड लिविंग ग्रुप में। गुड लिविंग ग्रुप OH2 प्लस यहाँ से लीव करता है तो कैटायन बनता है। कार्बोकैटायन में फिर अपने पास न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस अटैक करता है तो अल्काइल क्लोराइड अपने पास फाइनल आंसर आता है। टर्बिडिटी आपको सॉल्यूशन में दिखाई देती है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे जल्दी बनेगा, या 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे 3 डिग्री अल्कोहल में लूकस रिएजेंट मिक्स करते हैं ना, इंस्टेंट टर्बिडिटी नज़र आता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है। और यहाँ पे भी टर्बिडिटी नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा इस SN1 रिएक्शन में। 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज रिलेटिवली लेस स्टेबल, तो यहाँ बेसिकली 5 मिनट लगते हैं टर्बिडिटी आने में, मतलब 5 मिनट लगते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करने का एक सबसे फेमस मेथड अपने पास होता है लूकस रिएजेंट का। तो ये तो इनको सेपरेट या डिस्टिंग्विश कर ही सकता है। थर्ड पे आ जाओ, अमोनिकल AgNO3। तो AgNO3 से आपको क्या मिलेगा, Ag प्लस OH के साथ तो कोई रिएक्शन करता ही नहीं है। और अमोनिकल AgNO3 तो बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने में काम आता है, क्योंकि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट देता है, कीटोन का नहीं देता है, तो इससे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो ये आंसर हो गया अपना। फोर्थ K2Cr2O7, सेम K2Cr2O7 या KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 3 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल को बहुत इजीली ऑक्सीडाइज करके रिएक्शन हो जाएगा, कीटोन आपको मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों तो अपने पास डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करेंगे दोनों अल्कोहल से, तो दोनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों अल्कोहल के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं करेगा कोई ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, और इन दोनों अल्कोहल को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाइट वैक्सी सॉलिड P, व्हाइट वैक्सी सॉलिड मतलब कि फॉस्फोरस है, इसका NH और वाटर की प्रेजेंस में आपने एक रिएक्शन किया है जिससे कि Q+R मिलेगा। Q से आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट किया है तो S आपको मिला है। Q, R और S और P के बारे में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। व्हाइट वैक्सी सॉलिड दैट मीन्स फॉस्फोरस है बेटा, और फॉस्फोरस में भी कौन सा है, व्हाइट फॉस्फोरस, NaOH प्लस वाटर। तो फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया या हेलोजन हो गया,
ये सब बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको यही बताया और इसको याद भी रखना है। फॉस्फोरस बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो क्या बनाएगा, फॉस्फीन गैस और NaH2PO2। तो ये तो हो गया सॉल्ट और ये हो गया पॉइजनस गैस। तो ये R हो गया, ये Q हो गया और Q का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो PS3 गैस है, ऑक्सीजन के साथ इसको कंबस्ट करेंगे तो फॉस्फोरस का कंबशन होगा, हाइड्रोजन का कंबशन होगा, H2O प्लस क्या बनेगा, फॉस्फोरस P2O5 या P4O10 आप उसको बोल सकते हो। ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड आप इसे बोलते हो। Q इज अ कलरलेस गैस, सबको पता है PS3 एक कलरलेस गैस होता है, बहुत ही पॉइजनस गैस भी होता है और रोटन फिश जैसा इसका स्मेल आता है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। Q ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग H3PO4। H3PO4 को हीट करने से Q प्रोड्यूस होता है। तो बेटा ऑक्सी एसिड को हीट करने से आपके पास ये PS3 प्रोड्यूस होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इस ऑक्सी एसिड को अगर आप हीट करोगे डिफरेंट टेम्परेचर पे तो ऑक्सी एसिड के मॉलिक्यूल को हीट करने से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो लोअर टेम्परेचर पे हीट करोगे तो पायरो एसिड बन जाएगा, थोड़ा हायर टेम्परेचर पे हीट करोगे तो मेटा एसिड बन जाएगा। पायरो एसिड में कम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और मेटा एसिड में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। और ज़्यादा हीट करोगे तो कंप्लीटली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सी एसिड से वापस से क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड या ऑक्साइड बन जाएगा। और ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है, P2O5 या P4O10 बनेगा। यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, तो +5 वाला इसका ऑक्साइड क्या होता है अपने पास, P4O10, यही बनेगा फाइनली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करने पे। लेकिन कभी भी PS3 तो नहीं बन सकता। ऑक्सी एसिड को हीट करेंगे तो ऑक्सी एसिड पे अपने पास क्या होता है, इस तरीके से OH ग्रुप होते हैं। हीट करने से क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन, एसिड के मॉलिक्यूल इस तरीके से कंडेंसेट होकर कंबाइन हो गए। तो दो एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो अपने पास क्या बनता है, पायरो एसिड बनता है। तो लेसर टेम्परेचर पे हीट करोगे तो पायरो एसिड बनेगा, हायर टेम्परेचर पे हीट करोगे तो मेटा एसिड बनेगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पी इज पॉलीमेरिक। पी यहाँ पे पॉलीमेरिक है, बिल्कुल गलत है। व्हाइट फॉस्फोरस तो अपने पास इस तरीके से टेट्राहेड्रल होता है। इसके बाद रेड और ब्लैक फॉस्फोरस वो पॉलीमेरिक होते हैं। ओनली 2 ऑक्सी ब्रिज आर प्रेजेंट इन एस। एस अपने पास क्या हो गया, हीट करने के बाद, इसको हीट करने के बाद P2O5 या P4O10 बना है और इसमें केवल 2 ऑक्सो ब्रिज हैं, तो ये भी गलत हो गया बेटा। ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है P4O10 की। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सो ब्रिज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। फोर्थ पे देखो आप, 0 एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन एनाइनिक पार्ट ऑफ R। R मतलब ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्या हो गया, Na प्लस H2PO2 माइनस। H2PO2 माइनस किससे बना होगा, H3PO2 इस एसिड का रहा होगा। और ये जो एसिड है फॉस्फोरस का सबसे लोअर एसिड, H3PO4 होता है, H3PO3 होता है, H3PO2 होता है। H3PO4 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। हाउ मेनी एसिडिक प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, 3। यहाँ पे फॉस्फोरस में 2 एसिडिक प्रोटॉन होते हैं और हाइपोफॉस्फोरस में 1 एसिडिक प्रोटॉन होता है। इस एसिडिक प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद ये H2PO2 माइनस हाइपोफॉस्फेट आयन बना है। तो उसने क्या बोला है कि हाइपोफॉस्फेट आयन में और कोई एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें एक ही एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है। और इस H+ को लूज करने के बाद जो एनाइनिक पार्ट है इसमें और फर्दर कोई एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। जो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है वो फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा आता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट यहां पे सही था, बाकी रेस्ट 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो। नाइलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो ये तो 10 सेकंड का सवाल है बेटा। नाइलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। किसके कंडेंसेशन से आपको मिलता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और एक अपने पास अमाइन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन को अगर कंडेंसेट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, अमाइड लिंकेज आएगा बीच में, तो पॉलीअमाइड्स इन्हें बोलते हैं। नाइलॉन 66 को प्रिपेयर करने के लिए 6 कार्बन का एसिड और 6 कार्बन का अमाइन आपको चाहिए। 6 कार्बन का एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड बोलते हैं उसको। ये टोटल 4 कार्बन और दोनों एंड पे फंक्शनल ग्रुप अटैच किया। 6 कार्बन का जो एसिड है क्या एडिपिक एसिड होता है।
और एक होता है हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल कंडेंसेट होते चले जाएंगे और एक अपने पास पॉलीमेरिक चेन बनेगा। इस पॉलीमेरिक चेन में अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होंगे और इस पॉलीमर को आप क्या बोलते हो, नाइलॉन 6,6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। An equilibrium mixture contains 2 mole of A and 4 mole of B. A and B both are gases. ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपको दे रखा है, मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखी है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। नाउ 2 मोल ऑफ ए गैस इज एडेड। अब आप ए मिला रहे हो और ए से आप बी जा रहे हो, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को मिलाओगे तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा। थोड़ी देर में वापस से जब इक्विलिब्रियम सेटल होगा तो इक्विलिब्रियम सेटल किस तरीके से होगा, एग्जैक्टली सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। केवल टेम्परेचर चेंज करने पे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन में, तो जैसे ही आप ए ऐड करोगे वापस से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और ए और बी दोनों की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, चेंज होके कुछ इस तरीके से एडजस्ट होगी कि वापस से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाए। नाउ 2 मोल ऑफ ए इज एडेड इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एंड सिस्टम इज अलाउड टू रीअचीव इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज डबल्ड, ये थर्ड चेंज हम कर रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट शुड बी द मोल ऑफ बी एट न्यू इक्विलिब्रियम। तो पहले इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया, फिर डिस्टर्ब किया, फिर वापस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया, फिर डिस्टर्ब किया और फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया। तो फाइनली अपने पास ये जो बी कंपोनेंट है, इस बी कंपोनेंट के क्या मोल प्रेजेंट होंगे एट फाइनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अपना चेंज हो सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ए गैस इससे क्या बन गया, 2B गैस, इसका 2 मोल है, इसका 4 मोल है। वॉल्यूम कंटेनर का आपको नहीं दे रखा तो V अज्यूम करना पड़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 2/V 4/V। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास कितना हो गया 4/V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/V, तो 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 8/V, ये आंसर आ गया। अब क्या किया आपने, 2 मोल ऑफ ए आपने मिक्स कर दिया, तो अपने पास A गैस B गैस, ये कितना हो गया 2 + 2 4 मोल हो गया, ये 4 मोल है। टाइम t = 0 की बात कर लेता हूँ। लेट अस से कि रिएक्टेंट मिक्स किया तो आगे जाएगी रिएक्शन, तो 4 में से अगर x मोल डिसोशिएट होंगे तो इसके 2x मोल बन जाएंगे। वॉल्यूम V है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब यहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखोगे दैट विल बी इक्वल टू ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10, लेकिन इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वापस अभी फर्दर चेंज करना है और फाइनल इक्विलिब्रियम में फिर आपको B के मोल कैलकुलेट करना है, तो अभी और करना है आपको। अब आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम क्या कर दिया बेटा, डबल। ठीक है, गैसियस रिएक्शन है, वॉल्यूम इंक्रीज किया है मतलब प्रेशर डिक्रीज किया है, तो प्रेशर डिक्रीज करने के बाद रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, जहां पर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ मोल, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो जैसे ही आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे ए फर्दर यहाँ पे डिसोशिएट होगा और बी फर्दर अभी बनेगा। तो लेट अस से कि 4 - x है, y मोल और डिसोशिएट कर देता हूँ, तो x मोल डिसोशिएट होने से 2x बन रहे थे, y मोल डिसोशिएट होने से 2y बनेंगे। तो ये फाइनल मोल अपने पास आ गए। वॉल्यूम आपने डबल कर दिया तो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गई। ये अपने पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ए और बी की, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को इसके साथ इक्वलाइज करना है, तब जाके अपने पास x और y की वैल्यू आ पाएगी। और फाइनली आपको कैलकुलेट करना है व्हाट शुड बी द मोल ऑफ b एट न्यू इक्विलिब्रियम। तो मोल ऑफ b अपने पास क्या है 4 + 2x + 2y, ये कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है 8/V, और अब इस इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा B⁻² डिवाइडेड बाई A⁻1। तो B⁻² डिवाइडेड बाई A⁻1, अच्छा
एक्स और वाई दो वेरिएबल है बेटा यहाँ पे ना, और जो वॉल्यूम आपको कंटेनर का नहीं दे रखा था उसको आपने वी अज्यूम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम वी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, लेकिन ये गड़बड़ है। तो आप ऐसा करो ना कि x प्लस वाई को ही वेरिएबल आप z कंसिडर कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस वाई की टर्म है, यहाँ पे भी x प्लस वाई की टर्म है, एक ही वेरिएबल हो जाएगा तो अपने पास z वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी एक ही इक्वेशन से। ट्राई करके देखता हूँ। 8/v दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4v स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस वाई विच इज व्हाट z मल्टीप्लाइड बाई 2v, ऊपर चला गया, v से v गया, ये कट गया, देखो कितना हो गया 16 इंटू 4 64, और 16 इंटू z माइनस 16z विच इज इक्वल टू 16 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 8 टू 16z, तो कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 32z माइनस 48 हो जाएगा ये, z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 8 है ना ये, और ये हो जाएगा 12 इंटू 4 48 होता है, 8 इंटू 4 32 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू आएगी अपने पास माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4ac 12 इंटू 4 48 डिवाइडेड बाई 2 112 कितना हो गया 112 11 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 10 से थोड़ा ज़्यादा। तो सॉल्व करना आप इसको, और क्या, मैं तो फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ, और डिवाइडेड बाई 2 भी आपको करना है। तो इसका फाइनल आंसर अपने पास z का आ जाएगा, z विल बी इक्वल टू 1.29। z अपने पास 1.29 है, और कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल सिचुएशन में b के मोल कैलकुलेट करने हैं। तो बताइए b के मोल अपने पास क्या है 4 प्लस 2x प्लस 2y, मोल कैलकुलेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट नहीं करनी। और कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, वॉल्यूम आपको नहीं दे रखा है। तो फाइनल मोल अपने पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 2z, तो 4 प्लस 2 इंटू जेड कितना है 1.29, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 2 इंटू 6.58, दिस विल बी फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट फाइनल इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, दो बार आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद A और B रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो आपने लिखा। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा, और इस एक्सप्रेशन को आपने इक्वलाइज किया। इनिशियली जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट आपको दे रखा है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनली अपने पास B के मोल आ गए 6.58 मोल। अब आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन मेथड इज करेक्टली मैच्ड अगेंस्ट गिवन मेटल, और कमर्शियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मेटलर्जी के सारे क्वेश्चन से आप घबराते हो, खास करके इसमें याद बहुत करना पड़ेगा आपको। टोटल 4 मेटल्स के नाम दे रखे हैं, और इनके सामने इनका जो जनरल एक्सट्रैक्शन का मेथड है, जो कमर्शियल एक्सट्रैक्शन का मेथड है, वो दे रखा है। मैच करो कि किसमें सही दे रखा है। तो पहला हो गया कि कॉपर या पीबी लो ग्रेड। कॉपर और पीबी का जब रिडक्शन करते हैं तो आपको याद आ रहा है कि कॉपर और पीबी के क्या प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड प्रेजेंट होते हैं, और सल्फाइड में इनका सेल्फ रिडक्शन है। कमर्शियल प्रोडक्शन कॉपर या पीबी को आप निकाल लेते हो, कॉपर और पीबी के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, और सेल्फ रिडक्शन आपको करना होता है तो कॉपर और पीबी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्होंने सेल्फ रिडक्शन दे रखा है, लेकिन फिर भी ये गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है लो ग्रेड। लो ग्रेड का मतलब है कि कॉपर और पीबी का जो ओर है, इस ओर में कॉपर और पीबी का जो परसेंटेज है, वेट परसेंटेज, वो बहुत कम है। तो इस केस में फिर आपको क्या यूज करना पड़ता है, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में हम क्या करते हैं, किस ओर से लीच करते हैं कॉपर 2+ को, और बाकी इंप्योरिटी अपने पास सॉलिड स्टेट में रह जाती है। यहाँ बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन रखते हैं, जिससे कि आप कॉपर को कॉपर 2+ के रूप में सॉल्यूशन में लेके आ जाओ। अब कॉपर 2+ को क्या करना, रिड्यूस करना, जिससे कि आपको कॉपर मेटल मिलेगा। एग्जैक्टली सिल्वर और गोल्ड को जैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वही प्रोसेस है। सिल्वर और गोल्ड को भी कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हाइड्रोमेटलर्जी से। सेकंड अपने पास क्या आ गया, सिल्वर और गोल्ड की बात आ गई,
और इसका दे रखा है इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन, तो गलत है बेटा। सिल्वर और गोल्ड को हाइड्रो मेटलर्जी से ही रिड्यूस किया जाता है। क्रोमियम और मैंगनीज इसको रिड्यूस किया जाता है थर्माइट रिडक्शन से, तो ये सही है। थर्माइट रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन विद अदर मेटल। क्रोमियम और मैंगनीज का जो ओर है, यूजुअली आप ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करते हो? विद कार्बन रिडक्शन। कार्बन के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाते हो। कार्बन हैज़ अ वेरी वेरी ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो कार्बन मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को खा जाता है, तो CO2 गैस रिलीज होती है और Mn मेटल या क्रोमियम मेटल आपको रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। तो ये अपने पास जनरली कार्बन रिडक्शन होता है, लेकिन कार्बन रिडक्शन हर जगह बेनिफिशियल नहीं होता है। कार्बन की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ग्रेफ एफिनिटी है, ये बहुत अच्छी बात है, और मोस्टली मेटल्स को कार्बन रिडक्शन से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कार्बन के रिडक्शन से यहाँ पे जो प्रोसेस अगर वो एंडोथर्मिक होती है, फिजिबल नहीं होती, तो फिर क्या करना पड़ता है? मेटल यूज़ करने पड़ते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, और कोई भी अगर आप मेटल यूज़ करोगे तो मेटल का ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी और भी ज़्यादा होगा। तो मेटल रिडक्शन के साथ किसी अदर मेटल ऑक्साइड को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो वो फिर बेनिफिशियल होता है जब कार्बन रिडक्शन अपने पास फिजिबल नहीं होता है। तो थर्माइट रिडक्शन में एल्यूमिनियम के साथ आप रिडक्शन करवाते हो, रिडक्शन विद अदर मेटल, और उसमें क्रोमियम और मैंगनीज सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंगनीज ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये मेटल आपका रिड्यूस हो गया। साथ ही साथ एक बात और बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ब्लास्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो थर्माइट रिडक्शन से क्रोमियम और मैंगनीज को रिड्यूस किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ये सही हो गया, तो फोर्थ भी क्या होगा? गलत होगा। आयरन और एल्यूमिनियम को कार्बन रिडक्शन किया जाता है, तो गलत है बेटा। एल्यूमिनियम तो अपना इलेक्ट्रोमेटलर्जी से ही रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज नॉन एज। तो सुक्रोज को अगर आप पानी में रखते हो और इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो फिर क्या बन जाता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर आप किस तरीके से बोलते हो? देखना, शुगर जो अपने पास होती है वो बेसिकली ऑप्टिकल रोटेशन शुगर का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, शुगर नहीं है। सुक्रोज अपने पास एक डाइसैकेराइड है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का, और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन आप जैसे ही इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दोगे तो पानी मिक्स करने के बाद शुगर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा और बीटा डी फ्रक्टोज बनेगा, दोनों इक्वल मोल में बनेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव होता है, बीटा डी फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव होता है, और दोनों इक्वल अमाउंट में फॉर्मेशन हो रहा है, ये खत्म है। अल्फा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है पॉजिटिव में वो थोड़ा कम होता है, 50 के आसपास होता है, और इसका 90 के आसपास होता है। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन अपने पास है जिसमें इक्वी मोलर मिक्सचर है फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का, लेकिन फ्रक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है पॉजिटिव में उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये जो पूरा अपने पास मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर, इसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव में आ जाएगा। तो जब तक सुक्रोज था तो उसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या था? पॉजिटिव, और सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो अब जो रिएक्शन मिक्सचर अपने पास है इसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन किस में आ गया? नेगेटिव में। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया ऑप्टिकल रोटेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर इज इक्वल टू हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। Sample of hydrogen atoms d excites from 6 excited state to ground state, n equal to 6 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं? n equal to 1 पे आ रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम का सैंपल आपको दे रखा है। बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम नहीं है। In one or more electronic transitions, if no spectral lines is observed in Paschen and Brackett series, then the maximum number of spectral lines of different photon energies will be obtained in। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आपसे पूछा है, और इसमें से आप पाशन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनको हटा देना। n इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू 1 पे आना है, और सैंपल ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। बताइए टोटल नंबर ऑफ लाइंस का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। तो डेल्टा n कितना हो गया? 6 से 1 पे आना है, तो 6 - 1 5 हो गया।
5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाई 2, टोटल 15 लाइन्स हो सकती है, लेकिन इसमें सारे टाइप की लाइन्स आएंगी। अभी क्या बोल रहा है कि पार्शियल लाइन और ब्रैकेट लाइन को हटा के फिर आप यहाँ पे लाइन्स काउंट करो, तो ठीक है। अब इसके लिए तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज की कितनी लाइन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। सारी लाइन्स का सम करेंगे तो 15 लाइन तो वैसे तो आना ही है। चलो n इक्वल टू 6 पे अपने पास इलेक्ट्रॉन है और n इक्वल टू 1 तक डी एक्साइट होना है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हैं, तो फाइनली 1 पे इलेक्ट्रॉन को आना है। तो बताइए 1 पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से और 6 से। अब आप बोल रहे हो कि सर 2 से कैसे आ सकता है? 2 पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, 2 पे नहीं है, 6 पे है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से डी एक्साइट होकर 2 पे आ जाएगा। अब 2 से कहाँ पे आ सकता है? 1 पे आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 पे इलेक्ट्रॉन नहीं है या 3 पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आ जाएगा डी एक्साइट होके, और वहाँ से भी एक डिफरेंट लाइन आपको मिलेगी और उस डिफरेंट लाइन को भी हम काउंट करेंगे। लेकिन इस तरीके से काउंट करना बेनिफिशियल होता है, इसमें कोई लाइन आपकी मिस नहीं होगी, कोई लाइन एक्स्ट्रा काउंट नहीं होने वाली। अगर 1 पे आना है तो 1 पे कहाँ से आ सकते हैं? 2 से आ सकते हैं, 3 से आ सकते हैं, 4 से आ सकते हैं, 5 से आ सकते हैं, 6 से आ सकते हैं, 7 से भी आ सकते हैं, लेकिन 7 पे अपना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये लाइन तो हटा दो। अब 2 पे अगर आपको आना है तो 3 पे, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है। लाइमन सीरीज की लाइंस अपने पास कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5। फिर लाइमन के बाद बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट और फंड। अब अपनी लाइंस अपने पास कितनी होगी? बामर सीरीज की 1 2 3 4, फिर अगला कितना होगा? 3, फिर होगा 2, फिर होगा 1। ब्रैकेट सीरीज और पार्शियल सीरीज की लाइंस नहीं है तो 2 लाइन आप हटा दो, तो 3 + 2 5 लाइंस आपको हटानी है। टोटल लाइंस अपने पास कितनी है? 15 ही है। तो फॉर्मूले से आपने निकाल लिया कि टोटल 15 लाइंस हो सकती है। आप चाहो तो डायग्राम से भी दिखा सकते हो कि इन 15 लाइन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, और इन 15 लाइन में से आपको पार्शियल और ब्रैकेट सीरीज की जो लाइंस है वो हटानी है। टोटल 5 लाइंस आपको हटानी है, तो फाइनल आंसर अपना कितना हो जाएगा? 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और आइसोमेरिज्म के बारे में टोटल 4 स्टेटमेंट है, सेलेक्ट करने कितने करेक्ट है। ZnZlY2 इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, देख लेते हैं। ग्लाइसिनेटो और Zn, ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड होता है और नाइट्रोजन एटम डोनर है, ऑक्सीजन एटम डोनर है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? AB लिखना पड़ेगा। ये होता है ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड, AB लिगेंड लिखना पड़ेगा, AA नहीं लिख सकते। तो पहला हो गया ZnAb, -1 चार्ज होता है तो Zn के ऊपर 2+ चार्ज होगा, 4s2 3d10 होता है ना ये, तो Zn 2 + 0, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d10, 4s0, 4p0, 4d0। यहीं से अपने पास एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेंगे, तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल आपको खाली चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बनाने हैं। sp3 अपने पास टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल में कायरल कार्बन या फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो और यहाँ पे कोई पीओएस सीओएस नहीं होगा। चारों में से अगर कोई भी ग्रुप सेम हो गया तो पीओएस सीओएस प्रेजेंट होता है, और उस केस में इसको कायरल कार्बन नहीं बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। तो यहाँ पे अपने पास ए बी है, यहाँ पे भी अपने पास ए बी है। अगर आप इसी प्लेन से कट करोगे ना बेटा, तो ए और बी तो आधे आधे कट हो जाएंगे, आधा ए आधा बी ऊपर, आधा ए आधा बी नीचे। लेकिन जैसे इस प्लेन से आप कट करते जाओगे तो कंप्लीट ए ऊपर जाएगा, कंप्लीट बी नीचे जाएगा। दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। सीओएस तो प्रेजेंट होता ही नहीं है नॉन प्लेनर में, तो पीओएस सीओएस एब्सेंट है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये DsP2 होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है इसके जैसे, तो स्क्वायर प्लेनर में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सैंडविच कट प्लेन ऑफ सिमेट्री, एटलीस्ट 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री DsP2 में आपको मिलेगा स्क्वायर प्लेनर में, तो वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। ये टेट्राहेड्रल है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव आ पाया, क्योंकि यहाँ पे पीओएस और सीओएस प्रेजेंट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, पीडी का कॉम्प्लेक्स है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स।
PdCl Br Gly। तो ये टोटल अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर आ सकता है तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। पैलेडियम में अपना कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, ये -3 -1, पैलेडियम +2 है तो निकल 2+ के जैसा, +2 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 3d 8 है, 4s 0 है, 4p 0 है, 4d 0 है। अब पैलेडियम तो 4d सीरीज का मेटल है तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होंगे, तो यहाँ पे तो पेयरिंग हो जाएगी। 8 इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग होने से 4d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होंगे, 1d ऑर्बिटल खाली होगा, 4s का 1 लेंगे, 4p का 2 लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्लोरीन और ब्रोमीन, या तो क्लोरीन और ब्रोमीन है ना अपने पास, या तो ये सेम साइड हो सकते हैं या ऑपोजिट साइड हो सकते हैं, बट ऑपोजिट साइड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको इस बाइडेंटेड लिगेंड को इस तरीके से मिलाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा 90 डिग्री पे है या पास में ही इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। तो ये एक बनाया आपने, तो आपको क्या लग रहा है कि सर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इसमें फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। विद रिस्पेक्ट टू ClBr सिसो ट्रांस नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, क्योंकि ये अपने पास AB है, AA नहीं है। A के रेस्पेक्ट में अपने पास Br ऑपोजिट में हो सकता है, तो A के रेस्पेक्ट में Cl ऑपोजिट में हो सकता है, Br इधर हो सकता है। तो टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ से पॉसिबल आएंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से पॉसिबल नहीं आएंगे, किसकी वजह से, ग्लाइसिनेटो जो लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है AB टाइप का, इसकी वजह से इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में Gi पॉसिबल है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखो, इरिडियम दे रखा है। इरिडियम किसका भाई है, कोबाल्ट का, तो 3d7 होगा। कोबाल्ट 27 होता है ना, 4s2 3d7, तो इसका जो d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता लग गया है। इरिडियम है, Br4 है, और En बाइडेंटेड लिगेंड है। टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और इरिडियम 3+ हो गया, तो 4s2 3d7 + 18 कोबाल्ट के जैसे ही आप देखो, 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ, एक और इलेक्ट्रॉन हटाओ, 3d6 हो गया, 4s 0, 4p 0, 4d 0। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा दिख रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और इस केस में बेटा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए, क्योंकि ये AA तो आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद 4 लोकेशन पे आप बाकी के रेस्ट 4 ब्रोमीन लगा सकते हो, एक ही पॉसिबिलिटी है, इसके आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले और दूसरे के तो आइसोमर पॉसिबल थे, पहले में ऑप्टिकली एक्टिव था, सेकंड में अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। दोनों स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेता हूं मैं। रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है जिसके स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के इक्वल है। रोडियम का कॉम्प्लेक्स है जिसके स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के इक्वल है। इसका मतलब कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमर आपके नहीं आएंगे। ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल दैट इज इक्वल टू स्टीरियो। ऑप्टिकल 0 है तो केवल ज्योमेट्रिकल इक्वल टू स्टीरियो हो गया। चेक करते हैं, RHCl2NH 3,4+, ठीक है, तो कितना हो गया Ma2B4 टाइप का। तो बेटा इसके तो 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं, या तो A और A ऑपोजिट हो गया या A और A सेम साइड हो गया। और आपको पता ही है कि ये तो सबसे इनिशियल केसेस होते हैं, और यहाँ पे ये जो दोनों ज्योमेट्रिकल फॉर्म है ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो 2 Gi हैं और 2 ही यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 16 क्वेश्चन आप देखो, फिनोल की रिएक्शन Br2 वाटर से किया है और Br2 CS2 से किया है। फिनोल का रिएक्शन है जिसके ऑर्थो पोजीशन पे CS3 अटैच्ड है, तो A और B प्रोडक्ट अपने पास क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, FST1 में भी रिपीट हुआ था ये। फिनोल में OH जो ग्रुप लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है, फिनोल में जो OH ग्रुप लगा होता है ये बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेटिंग है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। Br2 CS2 या Br2 वाटर,
पोलर पॉटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। Br2 से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, Br+। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो सकता है। या तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा या ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे तो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है और यहाँ पे मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। इन्होंने ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है CH3 से, तो यहाँ पे तो Br2 आपके पास कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पे भी लगेगा, सॉरी पैरा पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी मोनोब्रोमो ही मिलता है, तो या तो ये ऑर्थो पे लग सकता है या पैरा पे मिल सकता है। दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें से ऑर्थो वाला माइनर होगा और पैरा वाला मेजर होगा। तो CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट की मदद से तो यहाँ पे मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा और पोलर पॉटिक सॉल्वेंट वाटर में Br2 से जब रिएक्शन करेंगे मिथाइल फिनॉल का तो यहाँ से ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लेकिन एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है CH3 से, तो बाकी एक ऑर्थो और एक पैरा खाली है, तो वहाँ पे जाके आपको Br+ को अटैच करना है, मतलब मैक्सिमम डाई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 22 पे आ जाओ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वांडरवॉल गैस इज 0.5 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 24 ATM। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको दे रखा है, टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, रियल गैस है। वैल्यू ऑफ वांडरवॉल गैस कांस्टेंट A ये आपको फाइंड आउट करना है। R आपको ट्रीट करना है 0.08 और B वांडरवॉल गैस कांस्टेंट B भी होता है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.10 लीटर पर मोल। तो वांडरवॉल गैस कांस्टेंट A बताना है। वांडरवॉल गैस इक्वेशन आपको पता है, उस इक्वेशन में A और B दोनों का यूटिलाइजेशन होता है। तो इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, P + A/V² V - B विच इज इक्वल टू RT। 1 मोल के लिए सॉल्व कर लो। R पता है, T पता है, B पता है, P पता है, V भी नहीं पता और आपको A भी नहीं पता, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आपको नहीं पता है। ठीक है, ले आता हूं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखा है, उससे आ जाएगा V रियल बाई V आइडियल विच इज इक्वल टू 0.5। V आइडियल अपने पास क्या होगा, 1 मोल गैस का आइडियल सिचुएशन में क्या वॉल्यूम आता है, PV इक्वल टू nRT से निकाल लो साइड में। तो V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई P विच इज इक्वल टू 1 × 0.08 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाई प्रेशर 24 ATM। ये 24 1 लीटर। तो 1 लीटर अगर अपने पास आइडियल गैस का वॉल्यूम है 24 ATM और 300 केल्विन पे, तो रियल गैस का वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा, 0.5 लीटर ही होगा। बताइए 0.5 यहाँ पे पुट करो तो P अपने पास 24 ATM है, A/V², 0.5 × 0.5 V - B। V कितना बेटा, 0.5 - B 0.01, सॉरी 0.10 और दैट इज इक्वल टू RT। टेम्परेचर कितना है 300। ये हो गया 24, ये 24, ये कितना हो गया 1/2 1/2, तो 2 और 2 ऊपर चला गया तो 4A, 24 + 4A और 0.5 - 0.1 0.4 हो गया और दैट इज इक्वल टू 24। 60 में से 24 गया तो 36 इज इक्वल टू 4A, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो ये अपने पास वांडरवॉल गैस कांस्टेंट A की वैल्यू आ गई 9 और ये किस में आएगी बेटा, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल में ही आएगी। सारा कुछ अपन ने इसी यूनिट में सॉल्व किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ अ मेटल 1A मेटल। 1A मेटल का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप ऑफ S ब्लॉक। S ब्लॉक मेटल की बात है। रिएक्शन आपको क्या दे रखा है कि S ब्लॉक का जो मेटल है उसको अमोनिया के सॉल्यूशन में अगर आप रखोगे तो क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन वो बन जाता है, अमोनिएटेड सॉल्यूशन आप उसे बोलते हो। उसकी रिएक्शन भी आप इस तरीके से बता सकते हो। ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, सब आपको पता है, और थोड़ी देर अगर आप उसको रख दोगे सॉल्यूशन को तो ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। पहले पैरामैग्नेटिक होता है, बाद में डायमैग्नेटिक हो जाता है। सारी बातें आपको पता है। लेट अस से कि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसको X + Y ऐसे लिख लो तो क्या बनेगा, M अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो M+, वैसे तो एक्वस लिखते हो ना, लेकिन यहाँ पे एक्वस क्यों लिखते हैं, क्योंकि पोलर पॉटिक सॉल्वेंट वाटर वहाँ पे मीडियम होता है या सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट अपने पास क्या है, लिक्विड अमोनिया, तो उसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखना चाहिए। तो X इसके साथ आ गया, इसका सॉल्वेशन हो गया और सॉल्वेंट अपने पास कौन है, अमोनिया। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का भी सॉल्वेशन होगा
तो इलेक्ट्रॉन के आसपास भी अमोनिया की मॉलिक्यूल आएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसीलिए इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होता है और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अमोनिएटेड सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू आता है। लॉन्ग स्टैंडिंग पे क्या होगा बेटा? लॉन्ग स्टैंडिंग पे फिर इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी। बहुत ज्यादा बेसिक एसिडिक प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो H+1 इलेक्ट्रॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा +M+ और NH2-। ये सॉल्ट बन जाएगा, मेटल अमाइड बोलते हैं आप इसको। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करो कौन सा करेक्ट है। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ लाइट। बिल्कुल गलत है बेटा, इंफ्रारेड रीजन ऑफ लाइट यहाँ से गलत है, बाकी जो स्टेटमेंट का आधा हिस्सा है वो सही है कि ब्लू कलर किसकी वजह से आता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। और ब्लू कलर क्यों आता है? ब्लू कलर अपने पास विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज में इसका कलर आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि विजिबल रेंज में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता होगा, उसके बाद विजिबल रेंज में ही एनर्जी इमिट होगी, तभी जाके इसका ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। दिखने वाला अगर कलर ब्लू है तो आप ये भी पता कर सकते हो कि कौन सा कलर इसने एब्जॉर्ब किया होगा विजिबल स्पेक्ट्रम में से, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ब्लू कलर दिख रहा है इसका मतलब इसने विजिबल स्पेक्ट्रम में से ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत आ गया, तो बाकी के जो 2, 3 और 4 ये स्टेटमेंट सही होंगे, चेक करो। इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर, बिल्कुल सही बात है। अमोनिया अगर आप यहाँ पे मिक्स करते जाओगे और लॉन्ग स्टैंडिंग पे अगर देखोगे तो ब्लू कलर है वो ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है। इफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस सॉल्यूशन टर्न्स डायमैग्नेटिक फ्रॉम पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन, ये भी सही है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो अभी पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है, थोड़ी देर बाद डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डीप ब्लू सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस अपने पास प्रेजेंट है, तो जो भी अपने पास ये सॉल्यूशन है इसको इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और ये कंडक्टिंग होगा। तो रेस्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन इथाइल थैलेमाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर एन इथाइल थैलेमाइड आप बना लेते हो, थैलेमाइड थैलिक एसिड और अमाइन की रिएक्शन से जो बनेगा अमाइड, उसको क्या बोलेंगे? थैलेमाइड। और अमाइड है मतलब एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस तो होता ही है। हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? इजीली आता है, ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड की अमोनिया से आप रिएक्शन करोगे, वाटर रिमूव किया आपने, 2 बार SN2TH होगा तो ये थैलेमाइड बन गया। इसने ये थैलेमाइड नहीं दे रखा है, एन इथाइल थैलेमाइड, एन पे क्या अटैच्ड है? इथाइल ग्रुप। एन इथाइल थैलेमाइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? वापस से थैलिक एसिड बन जाएगा और CH3CH2NH2 इथाइल अमाइन बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, इथाइल अमाइन आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है थैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द अपरेंट मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम पर मोल ऑफ अ वीक एसिड HA, जिसका मोलर मास है 30 ग्राम पर मोल इन एक्वस सॉल्यूशन विच शोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाई 0.0156 डिग्री सेंटीग्रेड। HA जो अपने पास वीक एसिड है इसका pK दे रखा है 2.0 और वाटर का Kb मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं वो 0.52 दे रखा है। तो ठीक है, वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हो तो ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है और यही से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है डेल्टा TB दैट इज इक्वल टू I इंटू M इंटू KB। आपके पास एक वीक एसिड है और वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन अगर आप प्रिपेयर करोगे ना तो वाटर में अगर आपको लगता है कि इसका 1 मोल आपने मिक्स किया है तो 1 मोल मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो बिल्कुल गलत लगता है क्योंकि ये तो डिसोशिएट होगा तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और कितना वैल्यू इंक्रीज होगा इसको कंपनसेट करने के लिए
फैक्टर क्या आ जाता है, वांट ऑफ फैक्टर आई। क्या पूछा है, व्हाट इज द अपेरेंट मोलर मास, दैट मीन्स व्हाट इज द एवरेज मोलर मास और व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ HA। इस HA का इनिशियल मोलर मास कितना, 30 ग्राम पर मोल। लेकिन HA अगर डिसोशिएट हो जाएगा तो जो अपने पास पार्टिकल्स प्रेजेंट है H प्लस और A माइनस, ये कितने प्रेजेंट होंगे, इनके हिसाब से फिर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास का भी आपके पास आई के साथ एक रिलेशनशिप होता है। आई क्या होता है बेटा, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। किसके पार्टिकल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के। लेट अस से कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने मिक्स किया W ग्राम, तो W ग्राम में उसके थ्योरेटिकल मोलर मास का डिवाइड करोगे तो इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल जाएंगे। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी हो सकता है। उस समय पे यहाँ पे फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पता करने होते हैं। फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आएंगे बेटा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से ही तो नंबर ऑफ मोल आएंगे, और नंबर ऑफ मोल बेसिकली पार्टिकल ही तो होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, चाहे ये डिसोशिएट हो जाए चाहे ये एसोसिएट हो जाए, गिवन वेट तो सेम ही रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाएगा। तो उस मॉलिक्यूलर वेट को क्या बोलते हैं, एम ऑब्जर्व्ड, W बाई डब्ल्यू। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय एम ऑब्जर्व्ड और एम अपेरेंट। ये आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो ये तो आपको दे रखा है 30 ग्राम पर मोल, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, एम ऑब्जर्व्ड आ सकता है, लेकिन पहले आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो कर लेते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के बी। अच्छा, एक दिक्कत और इस क्वेश्चन में कि HA एसिड जो वाटर में मिक्स कर रहे हैं ना, ये HA बेसिकली आपने कितना मिक्स किया है पता ही नहीं है। 30 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, कितना मिक्स आप कर रहे हो कुछ पता नहीं है। तो ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा टी बी कितना है, 0.0156 विच इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के बी। के बी कितना है, 0.52, 15 3 टाइम्स जाएगा, तो 0.03 इज इक्वल टू आई इंटू एम। एम यहाँ पे मोलालिटी है, आई वांट ऑफ फैक्टर है। चेक करता हूँ, HA एक्वस से क्या बनेगा, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। मोलालिटी और मोलारिटी दोनों सेम मानो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही कम होती है। लेट अस से कि इसका M मोलल सॉल्यूशन है, तो ये टाइम t इक्वल टू 0 पे तो नहीं है, टाइम t इक्वल टू t पे जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये डिसोशिएट हो जाएगा। लेट अस से कि M में से अगर x मोल डिसोशिएट हो गए, या M मोलालिटी में से x मोलालिटी अगर इसका डिसोशिएट हो गया, तो ये कितना बनेगा, x और x। पता है I इक्वल टू क्या होता है, फाइनल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय फाइनल इनिशियल नंबर ऑफ मोल। और यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल है वो बेसिकली किसके टर्म में आएंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलालिटी की टर्म में आएंगे। तो फाइनली जो अपने पास नंबर ऑफ मोल होंगे वो किसको करस्पॉन्ड करेंगे, ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा, तो m माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एम प्लस एक्स। और इनिशियली अपने पास कितने थे, ये m, तो m ये पता है, ये भी आपको पता है। चलो लिखो, m प्लस एक्स डिवाइडेड बाई m इंटू एम दैट इज इक्वल टू 0.03। तो m प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0.03, ये अपने पास आ गया, m प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0.03। एक रिलेशनशिप तो ये हो गया। यहां से अगर आपको m प्लस एक्स 0.03 है, i की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। i की वैल्यू क्या है, m प्लस एक्स डिवाइडेड बाई m। तो m और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी i का एक न्यूमेरिकल नंबर आ सकता है। कैसे लाएं अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने पास और क्या है, हाँ HA का यहाँ पे pK वैल्यू दे रखा है, तो pK से आप क्या निकाल सकते हैं, KA। pK कितना दे रखा है, 2, तो KA कितना हो जाएगा, 10⁻⁻², माइनस लॉग ऑफ K विच इज व्हाट, pK। फॉर्मूले को यूज करो तो K 10⁻²² आ गया। K और कैसे आ सकता है बेटा, H प्लस रेस्ट टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई E माइनस रेस्ट टू पावर 1 डिवाइडेड बाई HA रेस्ट टू पावर 1, तो x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई m माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस एक्स इज इक्वल टू 10⁻²। और m प्लस एक्स, तो ऐसा करता हूं ना, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.03 माइनस एक्स, ये पुट करूं यहां पे, तो 0.03 माइनस एक्स हो जाएगा 0.03 माइनस एक्स
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻²। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.03 इंटू 10⁻⁻² इंटू माइनस 10⁻⁻² इंटू 2x। सॉल्व करोगे ना अगर आप इसको, तो ये सॉल्व तो मैंने कर ही रखा है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 0.01। 0.01 अगर यहाँ से x आता है तो i की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, या m की वैल्यू कैलकुलेट होगी 0.02। 0.03 माइनस 0.01 तो m कितना हो जाएगा 0.02। 0.02 प्लस 0.01 0.03, 0.03 डिवाइडेड बाई 0.02 तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे i की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1.5, और i अगर 1.5 है तो ये क्या होता है m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व्ड। m ऑब्जर्व्ड अपने पास कितना हो गया थ्योरेटिकल 30 डिवाइडेड बाय 1.5, 20 ग्राम पर मोल। ये जो एसिड आपने एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया है इसका एपरेंट मोलर मास, एवरेज मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास आप इसको बोल सकते हो। तो ये अपना फाइनल आंसर है। सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का ये जो क्वेश्चन था ना, ये बहुत भारी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके पास वेरिएबल बहुत ज़्यादा हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। जैसे आपको ये भी नहीं दे रखा था कि वाटर अपने पास कितना है, कि 100 ग्राम वाटर है या 1000 ग्राम वाटर है, और उसके अंदर आपने सॉल्यूट कितना मिक्स किया है, कुछ आपको नहीं दे रखा था। तो सारा वेरिएबल से ये चला और उसके बाद फाइनली फिर भी सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद एपरेंट मोलर मास ऑफ HA दैट इज 20 ग्राम पर मोल। तो आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 भी सेम ही दे रखा है, 3 और 4 कोई भी आंसर लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स स्पीशीज दैट हैज इंटरेक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो 1/r³ में इंटरेक्शन एनर्जी होना चाहिए। तो ये अपने पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्वेश्चन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल होता है, या जहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। या एक मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट फाइनाइट है और एक मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, कौन सा फोर्स लगेगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और ये सब अपने पास रेडियस के हिसाब से किसके प्रोपोर्शनल आते हैं, ये वैल्यू आपको याद करवा रखी है। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल कब होता है, जब डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ज़बरदस्ती आप यहाँ पे पोल्स को इंड्यूस करते हो, और ज़बरदस्ती पोल्स को अगर इंड्यूस कर रहे हैं तो उनका जो चार्ज है वो बहुत ही कम होगा। चार्ज अगर बहुत कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम आएगा। तो आर पे जो डिपेंडेंसी होगी, 1/r पे जो डिपेंडेंसी होगी वो बेसिकली पावर बहुत ज़्यादा होगी। डाइपोल डाइपोल का कितना आता है, 1/r³ आता है, और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या लंडन डिस्पर्शन फोर्स ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं r⁻⁶ पे। तो ये दोनों बहुत वीक हुए और ये थोड़ा इनसे स्ट्रांग हो गया। अब आपको चेक करना है कि 1/r³ के कौन सा सेट है जिसका इंटरेक्शन एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल हो सकता है। फिनॉल, सॉरी फिनॉल नहीं है ये, फिनॉल के पैरा पे भी OH है। तो क्या लग रहा है कि सर OH और OH दोनों सेम है, दोनों का इक्वल -i लगेगा या दोनों का इक्वल +m लगेगा, तो डाइपोल कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 आ जाएगा। तो 0 और 0 तो क्या लगेगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये आंसर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपको बता रखा है कि अगर मान लीजिए कि बेंजीन की पैरा पोजीशन पे 2 ग्रुप लगे हैं और दोनों ग्रुप सेम है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली क्या बोलोगे कि सर इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना आएगा, 0। लेकिन ये ग्रुप सिमेट्रिकल है तभी ये 0 आ सकता है। अगर ग्रुप अनसिमेट्रिकल है तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे फाइनाइट आएगा। अनसिमेट्रिकल जैसे कि OH ग्रुप, OH में ऑक्सीजन एटम पे क्या लगा हुआ है, 2 तो लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन एटम है। अनसिमेट्रिकल ग्रुप अगर यहाँ पे लगे हैं 180 डिग्री पे भी लगे हैं, तब भी उस केस में इस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग का जो डाइपोल मोमेंट है वो फाइनाइट ही आता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे फाइनाइट है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। 1/r³ के इसका जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड आपके पास एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है और सेकंड मॉलिक्यूल दे रखा है, बेंजीन के पैरा पे 2 साइनो ग्रुप लगा रखा है। अब साइनो अपने पास सिमेट्रिकल होता है, CN कार्बन पे केवल नाइट्रोजन कनेक्टेड है,
कोई लोन पेयर या कोई अदर बॉन्ड पेयर वहां पे नहीं है। तो Cn अगर कनेक्टेड है, पहले तो OH कनेक्टेड है तो फाइनाइट डाइपोल मोमेंट, और पैरा पे अगर आपने Cn कनेक्ट किया है तो एकदम लीनियर होता है, पक्की बात है कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। पूरा कंप्लीटली ऑब्जर्व आप करो, या वैसे याद रखो कि Cn इज सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल ग्रुप अगर आप पैरा पे लगाओगे तो फिर उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। तो जीरो और नॉन जीरो, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल 1/r⁶ का यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, या फिर इनकी इंटरेक्शन एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड क्या है, Cl लगा रखा है पैरा पे और सेम मॉलिक्यूल, तो जीरो जीरो, लंडन डिस्पर्शन फोर्स 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल आएगा। और KCl एक्वस प्लस NaCl एक्वस, तो KCl में K प्लस Cl माइनस, उधर Na प्लस Cl माइनस, आयन आयन इंटरेक्शन होंगे। तो ये बेसिकली 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल होते हैं। K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R², ये अपना क्या आ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स आता है। तो आयन आयन इंटरेक्शन तो हो ही नहीं सकता, या आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं हो सकता। 1/r⁴ के जो प्रोपोर्शनल होता है वो केवल क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और वो केवल किस में दे रखा है, फर्स्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन विद हॉट KMnO4 गिव्स। अब ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। बेंजीन में कोई भी अल्काइल ग्रुप आप लगा दो, केवल टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो, रिंग लगा दो, पाई बॉन्ड लगा दो। हॉट KMnO4 के साथ जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो एक ही आंसर आता है। आंसर क्या होता है बेटा, बेंजोइक एसिड। बस क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन है अल्काइल ग्रुप का, इसके ऊपर 3 कार्बन एटम्स, मतलब ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हो सकता है बेंजीन के साथ, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो सकता है कार्बन के साथ, क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी सब्सटेंट हो सकता है, रिंग हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो, हर किसी केस में हॉट KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन होगा, तो बेंजोइक एसिड ही आंसर है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन containing 2 mole NH4Cl and completely filled in between 2 electrodes which are 20 centimeter apart। तो पूरा इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल यहाँ पे डिस्क्राइब करके दे रखा है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा ये। रेजिस्टेंस ऑफ एन aqueous solution containing 2 moles of ammonium chloride and completely filled in between 2 electrodes which are 20 centimeter apart was found to be 100 ohm molar conductivity of NH4Cl solution in per ohm centimeter square per mole। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो जितने भी फॉर्मूले आपको पता है ना, वो सारे फॉर्मूले यूज कर लो, कहीं से कोई ना कोई वैल्यू आएगा, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर तो बनेगा बेटा। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल मैंने बना दिया, ये NH4Cl एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मिक्स कर दिया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, L विच इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बेटा, A, ये आपको दे ही नहीं रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, 100 ohm विच इज इक्वल टू R इंटू L बाई A, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ohm इंटू A बाई L, और 1/रो कितना होता है, कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, 1/100 पर ओम, L ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, L अपने पास कितना है 20 सेंटीमीटर, और A आपको पता नहीं है, A आप क्रॉस सेक्शनल एरिया भी किस में रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना। तो फिलहाल कंडक्टिविटी आ गई। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। कंडक्टिविटी 1/100 इंटू 20 सेंटीमीटर बाई A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी कितने मोल आपने मिक्स कर रखे हैं, 2 मोल, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम अपना है वो कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A मल्टीप्लाइड बाई लेंथ L। इसका मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करना है। तो
इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में अपने पास इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो A मल्टीप्लाइड बाई L, और A और L अपने पास सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब में अपने पास वॉल्यूम आएगा, जबकि कॉन्सेंट्रेशन में अपने पास वॉल्यूम किस में होता है, मोल अपॉन लीटर में होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर A इंटू L, ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर इंटू 10⁻³ लीटर। आप सॉल्व कर लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आपको नहीं दे रखा था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ए इंटू एल इंटू 10⁻³ लीटर। ये गया, ए से ए गया, एल कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो ये हो गया 2 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर मोल ऑलरेडी टर्म यहाँ पे है और पर ओम ऑलरेडी है, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितना आ गया, 2 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, सम ऑफ नंबर ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल अप टू वैलेंस शेल ऑफ Fe। नंबर ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ अनफिल्ड ऑर्बिटल आपको निकालना है आयरन के अंदर, कहाँ तक जहां इसका वैलेंस शेल है। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना पड़ेगा आपको, कंप्लीट लिखना पड़ेगा, तभी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे नॉर्मली कितना होता है 18 प्लस, आयरन 26 पे आता है, तो 26 पे आता है तो 3d6 होगा प्लस 4s2, 18 प्लस 4s2 20 यहाँ पे हो जाते हैं, और 3d6 चला गया तो 26 ये हो गया। वैलेंस शेल कौन सा है, फोर्थ, आउटर मोस्ट शेल इज वैलेंस शेल, और फोर्थ शेल में 4s2 फिल्ड है, और फोर्थ शेल में 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है, और वहां तक अपने पास इलेक्ट्रॉन है नहीं फिल करने के लिए, लेकिन होता तो है। तो 4s2 है, 4p 0 है, 4d 0 है, 4f 0 है, आगे की बात है ये। 3d में 6 है अपना, और 18 तक क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6, ये 18 तक फील्ड है। तो फील्ड इतने ऑर्बिटल हैं और इतने ऑर्बिटल अपने पास एम्प्टी है अप टू वैलेंस शेल। तो p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल, 7 और 5 12 और 3 15, तो एम्प्टी है। 1 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 + 3 6 ऑर्बिटल, और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं अपने पास 5, और 5d ऑर्बिटल यहाँ पे फिल्ड हैं। फील्ड में हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं और कंप्लीटली फिल भी हो सकते हैं, जैसे कि D6 कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। तो फिल्ड तो सारे हैं, हाफ फिल्ड भी है और फुली फिल्ड भी है, लेकिन अनफिल्ड नहीं है। तो 6 + 5 11 + 4 15 तो यहाँ पे कैसे हैं फिल्ड है, और 15 यहाँ पे अनऑक्यूपाइड है। टोटल 30 ऑर्बिटल है आयरन के वैलेंस शेल तक। लास्ट क्वेश्चन में कंपाउंड दे रखा है, हाइड्रोकार्बन है बेसिकली। हाइड्रोजनेशन ऑफ द अबव कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट गिव्स। तो पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो क्या करेगा, सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम लगा देगा। तो एल्केन का हाइड्रोजनेशन करोगे तब भी, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करोगे तब भी एल्केन बनेगा, और अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करोगे तब भी एल्केन ही बनेगा। लेकिन इन्होंने पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ H2 ये नहीं दे रखा है। पैलेडियम को आपने पॉइजन किया है, तो पॉइजन अपन किससे कर सकते हैं वो भी आपको पता है, रोजनमैन कैटलिस्ट या लिडलार कैटलिस्ट की ये बात कर रहा है। तो पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, अल्काइन को रिड्यूस करके केवल अल्कीन तक पहुंचाता है, पार्शियल रिडक्शन करता है या पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है। और आपको यह भी पता है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन। सिन एडिशन होगा तो दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड से लगेंगे पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, तो कैसा अल्कीन आपको मिलता है, सिस अल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। अब यहां पे प्रोडक्ट आप बना लो, उसके बारे में आपको क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मिला है, रासायनिक मिक्सचर मिला है, या डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर मिला है। तो पहले रिएक्टेंट तो बनाऊं मैं, सॉरी
मिथाइल है, हाइड्रोजन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और एमी है। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एल्कीन तक पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। सिन एडिशन होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड लगाओ। सही से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे भी ये जो पार्ट है ये सिस है और Me है, H है। जहाँ पे रिएक्शन आपने नहीं किया वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना है। थोड़ा इसको और अच्छे से बनाओ मैं एक बार। ये क्या है बेटा? कार्बन कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन, C3H5 है ये। इधर भी C3H5 ही है। तो आपको क्या लग रहा है कि कार्बन कायरल नहीं है? कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट है। ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट है, ये आंसर सही भी है। लेकिन अभी ऑब्जर्व करो, ये तो आपने तुक्के में आंसर दे दिया। इधर भी C3H5 ही बना है, काउंट कर लेना। लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। सिस एल्कीन यहाँ पे बनेगा। तो ये जो ग्रुप है ना बेटा, ये मॉलिक्यूलरली तो सेम है ही सही, C3H5, लेकिन ये स्टीरियोकेमिकली भी सेम ही है। इसका कॉन्फ़िगरेशन Z है, इसका कॉन्फ़िगरेशन Z है, या फिर ये सिस एल्कीन है या फिर ये सिस एल्कीन है। तो इस पर्टिकुलर कार्बन के अबाउट 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं, मॉलिक्यूलरली सेम है, स्टीरियोकेमिकली सेम है, मतलब कि सेम है। और 2 ग्रुप अगर सेम है तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा। कायरल नहीं होगा तो ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपको मिलेगा। एक सिंगल कंपाउंड मिल सकता है क्योंकि और कहीं रिएक्शन तो है नहीं। रिएक्शन केवल इसी ट्रिपल बॉन्ड पे था और ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच किए, सिस एल्कीन आपने बनाया। तो सिंगल प्रोडक्ट है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हो गया और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये FST2 हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है।